हेलो, हाय सभी को राम राम राधे। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल चांद की क्लासेस पर सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए आज के सीज़न की शुरुआत करते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है। तो बस थोड़ा सा आप लोग पेशेंस बना के वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। और हाँ, उसके बाद आप लोगों को सच में लगे कि वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल थी तो एक प्यारा सा कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए, वैसे तो पैसेज नहीं आप लोग को प्रोवाइड करा रहे हैं, क्योंकि पैसेज तो कोई भी बना लेगा, लेकिन ये जो होता है ना, थोड़ा थोड़ा सा आप लोग को यमक अलंकार, चाहे कोई भी अलंकार पूछ लेता है, चाहे शब्द रूप पूछ लेता है, शब्द समानार्थी पूछ लेता है, तो थोड़ा सा आप लोग को कन्फ्यूजन होता है। तो वो कन्फ्यूजन आपकी दूर करने की कोशिश करूँगी। आई होप कि आप सभी को क्लास बढ़िया लगे। हाँ, तो चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि निडर शब्द का समानार्थी शब्द बताइए। निडर शब्द का समानार्थी शब्द क्या होता है? तो बोल रहा है, आपको ऑप्शन में दे रहा है डरपोक, कायर, साहसी और भयभीत। तो ये समानार्थी पूछा है ना, तो निडर शब्द का समानार्थ होगा साहसी। उसके बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ताकत का विलोमार्थी शब्द क्या होगा? तो ताकत का विलोमार्थी शब्द निर्बलता दिया है, अधिकार दिया है, शक्ति और क्षमता। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ताकत का हो जाएगा निर्बलता। निर्बलता कैसे हो जाएगा? यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ताकत शब्द का विलोमार्थी शब्द निर्बलता होगा, अधिकार का अनाधिकार होगा, शक्ति का क्षीणता होगा और क्षमता का अक्षमता होगा। कैसे पता चलेगा आप लोगों को? अगर आप लोग को अगर समानार्थी पूछेगा तो सेम सेम बताना है उसका। जैसे आप लोग उस इंग्लिश में पढ़ते हैं ना, एंटोनिम्स और सिनोनिम, तो वही है। तो सिनोनिम अगर आपसे पूछे, समानार्थी पूछे तो आप लोग समानार्थी बताइएगा, और एंटोनिम्स आपसे विलोम पूछे तो आप लोग अधिकार का अनाधिकार बताएंगे, शक्ति की क्षीणता बताएंगे और क्षमता का अक्षमता बताएंगे। फिर आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बेखौफ का अर्थ क्या होता है? तो बेखौफ का अर्थ होता है आपका भीत दे रहा है, संकित दे रहा है, निर्भय दे रहा है और डरपोक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा निर्भय। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि अच्छा ये काव्यांशी है, तो यहाँ पे आप लोग चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं। चंदा तारोसी सहज कांति पंक्ति में निहित अलंकार है। बोल रहा है यमक अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार अथवा अनुप्रास अलंकार। तो यहाँ पे चंदा तारोसी सहज कांति पंक्ति में आपके उपमा अलंकार है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आप लोग व्याख्या भी देखते चलिए। उपर्युक्त पंक्ति में उपमा अलंकार निहित है। उपमा अलंकार जहाँ एक वस्तु की तुलना या समता दूसरी वस्तु से की जाती है, वहाँ आपका उपमा अलंकार हो जाता है। फिर आप यहाँ पे जैसे राधा रति के समान सुंदर, देखिए अगर आपको कोई भी समता हो, कोई वस्तु हो, उसकी तुलना या समता दूरी वस्तु से की जाए तो वही आपका क्या हो जाएगा? उपमा अलंकार हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं चंदा तारों से सहज कांति, तो यहाँ पे तुलना किया जा रहा है ना समता दूरी वस्तु से, तो यहाँ पे आपका उपमा अलंकार हो जाएगा। राधा रति के समान सुंदर है, अब समता का प्रयोग हो रहा है। चंदा तारों से, तो यहाँ भी समता का प्रयोग हो रहा है, तो इसीलिए जहाँ समता का प्रयोग हो, दूरी का प्रयोग हो, दूसरी का प्रयोग हो और वस्तु का प्रयोग हो, तो वहाँ पे आपको उपमा अलंकार होता है। अब चलिए यहाँ पे आप लोग देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रखर का अर्थ नहीं है। बोल रहा है प्रचंड नहीं है, तीक्ष्ण नहीं है, कुशाग्र नहीं है, सहनशील नहीं है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा सहनशील नहीं है। क्या हो जाएगा आपका? सहनशील नहीं है। और यहाँ से सहनशील प्रखर का अर्थ नहीं है, जबकि प्रचंड तीक्ष्ण कुशाग्र शब्द प्रखर की समानार्थी हैं। सहनशील का अर्थ सहने करने वाला होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप लोग चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि बोली और लहजे के बारे में कौन सा कथन आपका सही हो सकता है? यहाँ पे ऑप्शन में दे रहा है
बोली जो है आपकी वास्तविक भाषा से संबंध रखती है, जबकि लहज़ा भाषा कैसे बोली जा रही है उस तरीके से संबंधित है। लहज़ा वास्तविक भाषा से संबंधित है, जबकि बोली भाषा बोलने के तरीके से संबंधित है। लहज़ा एक ही भाषा के विविध रूप हैं जिनकी व्याकरण भिन्न भिन्न होती है। बोली किसी व्यक्ति विशेष के उच्चारण का तरीका है। तो देखिए आपका, अगर आपका ये सेकेंड ऑप्शन में बोल रहा है कि लहज़ा जो होता है वास्तविक भाषा होता है, तो ये गलत बात है। बोली आपकी वास्तविक भाषा होती है, तो ये तो गलत कट गया ना। यहाँ पे आप लोगों से बोल रहा है कि लहज़ा एक ही भाषा के विविध रूप हैं जिनकी व्याकरणें भिन्न भिन्न होती हैं, ये बात भी आपकी गलत है। बोली किसी व्यक्ति विशेष के उच्चारण का एक तरीका है, ये कहाँ से संभव है। देखिए आपका ये जो आंसर फर्स्ट ऑप्शन दे रहा है, बोली वास्तविक भाषा से संबंध रखती है, जबकि लहज़ा भाषा कैसे बोली जा रही है उस तरीके से संबंधित है। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया क्या होता है बोली। तो बोली आपकी वास्तविक भाषा से संबंध रखती है, जबकि लहज़ा भाषा कैसे बोली जा रही है उस तरीके से संबंधित है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर आप लोग देख भी सकते हैं कि क्या बोल रहा है कि बोली और लहजे के बारे में सही कथन है। बोली वास्तविक भाषा से संबंध रखती है, जबकि लहज़ा भाषा कैसे बोली जा रही है उस तरीके से संबंधित है। फिर बोल रहा है निपुण भारत मिशन का उद्देश्य एक ऐसे लक्ष्य के रूप में सुनिश्चित किया गया है जिससे वर्ष 2026-2027 तक पूरा करना है। कक्षा 1 में साक्षरता के लक्ष्य इस तरह रखे गए हैं कि बच्चे कम से कम आपके 2 से 3 वर्णों वाले सरल शब्द में पढ़ पाएँ। फिर आपसे बोल रहा है आयु उपयुक्त अपरिचित पाठ्य सामग्री में आए कम से कम 4 से 5 सरल शब्दों वाले छोटे वाक्यों को पढ़ पाए। फिर आपसे क्या बोल रहा है कि प्रति मिनट कम से कम 60 शब्द अर्थ सहित वो पढ़ पाए। तो देखिए आपसे यहाँ पे बोला है ना कि निपुण भारत मिशन उद्देश्य एक ऐसे लक्ष्य के रूप में सुनिश्चित किया गया है जिसे आपके 2026 और 2027 तक पूरा करना है। कक्षा में एक साक्षरता के लक्ष्य इस तरह रखे गए हैं कि बच्चे कम से कम आपके आयु उपयुक्त अपरिचित पाठ्य सामग्री में आए और कम से कम वे लोग क्या करें, 4 से 5 सरल शब्द वाले छोटे वाक्य को वो पढ़ पाएँ। देखिए ये जो दिए हैं ना, 2-3 वर्णों की बात नहीं किए हैं। निपुण भारत जो है 2-3 वर्णों का बात, यहाँ 50 से 60 मिनट की कहीं बात नहीं हुई है। फिर प्रति मिनट कम से कम 60 अर्थ, ये बात भी गलत है। आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा आयु उपयुक्त अपरिचित पाठ्य सामग्री में आए कम से कम आप ये 4 से 5 सरल शब्दों वाले छोटे वाक्य पढ़ पाएँ। चलिए अब यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, आपसे एक्सप्लेनेशन कर रहा है कि निपुण भारत मिशन का उद्देश्य एक ऐसे लक्ष्य के रूप में सुनिश्चित किया गया है जिसे वर्ष 2026-2027 तक पूरा करना है। कक्षा 1 में साक्षरता के लक्ष्य इस तरह रखे गए हैं कि बच्चे आयु उपयुक्त अपरिचित पाठ्य सामग्री में आए कम से कम 4 से 5 सरल शब्द वाले छोटे वाक्यों को वो पढ़ पाए। अब यहाँ तक क्लियर हुआ ना। चलिए अब नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या बोल रहा है कि कक्षा 3 की अध्यापिका है। अध्यापिका को अपने विद्यार्थियों के श्रवण कौशल का आकलन करना है। उसे इसके लिए किस गतिविधि का संचालन करना चाहिए। बोल रही है कि कक्षा 3 की अध्यापिका जो है अपने विद्यार्थियों को श्रवण कौशल का आकलन कराना, श्रवण कौशल का उनको आकलन कराना है। उसे इसके लिए किस गतिविधि का संचालन करना चाहिए। ऑप्शन ए में क्या दे रहा है कि पढ़ी गई सामग्री से शब्दों का अर्थ बताने के लिए कहना, सुनाई गई कहानी पर चित्र बनाने के लिए कहना। ऑप्शन में दे रहा है यहाँ पे विद्यार्थी को 4 से 5 वाक्यों में स्वयं का परिचय देने के लिए कहना और दिखाए गए चित्र का 3 वाक्यों में वर्णन करने के लिए कहना। तो ये जितने भी वर्ड आपको दे रहा है निगेटिव वर्ड हैं, क्योंकि जो बोल रहा है कि विद्यार्थियों को 4-5 वाक्यों में स्वयं का परिचय देने के लिए कहना, ये बात आपका बिल्कुल गलत है। दिखाए गए चित्र का 3 वाक्यों में वर्णन करने के लिए कहना, ये बात भी आपका गलत है। आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा,
पढ़ी गई सुनाई गई कहानी पर चित्र बनाने के लिए कहना जो होता है ये गतिविधि का आकलन कर रहा है। बोल रहा है फर्स्ट ऑप्शन में कि पढ़ी गई सामग्री से शब्दों का अर्थ बताने के लिए कहना, सुनाई गई कहानी पर चित्र बनाने के लिए कहना। तो देखिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अब एक और क्वेश्चन आप पे बन के आया है यहाँ पर। चलिए यहाँ एक बालिका अपने पसंद की कहानी की पुस्तक पढ़ रही है। इस प्रकार के पठन को आप लोग क्या कह सकते हैं? आपसे ऑप्शन में दे रहा है कि बारीकी से पठन, ऑप्शन में दे रहा है सरसरी तौर पर पठन, ऑप्शन दे रहा है कि गहन पठन, अथवा डी बोल रहा है विस्तृत पठन। तो देखिए अगर आप कोई बच्ची है वो कहानी पुस्तक पढ़ रही है, इस प्रकार के पठन को देखिए अगर कोई बच्चा इंटरेस्ट लेता है, किसी चीज़ में आनंद आता है तो पठन, यहाँ पे आनंद के लिए पढ़ना हो जाएगा आपका विस्तृत पठन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा व्याख्या भी देखते चलिए। बोल रहा है कि एक बालिका अपनी पसंद की कहानी की पुस्तक पढ़ रही है। इस प्रकार के पठन को विस्तृत पठन कहेंगे। विस्तृत पठन में पाठक अपनी रुचि के विषय को सामान्य समझ प्राप्त करने के लिए कई पुस्तकों, समाचार पत्रों, पत्रिकाओं आदि को पढ़ता रहता है। चलिए यहाँ पे विस्तृत पठन में आपके क्या क्या आएगा? समाचार पत्र आएगा, पुस्तक आएगा, और मतलब जो भी पत्रिकाएं ऐसी होती है जो रुचि के लिए पढ़ा जाता है, तो रुचि के लिए आपका विस्तृत पठन होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि कक्षा 4 की अध्यापिका प्रक्रिया आधारित लेखन उपागम का प्रयोग कर रही है। लेखन पूर्व गतिविधि के दौरान वह किस युक्ति का अनुसरण कर सकती है? मतलब ये बोल रहा है कि कक्षा 4 की अध्यापिका प्रक्रिया आधारित मतलब कोई भी प्रक्रिया कर रही है, उसके आधारित लेखन के उपागम का प्रयोग कर रही है। लेखन पूर्व गतिविधि के दौरान वह किस युक्ति का अनुसरण कर सकती है? तो आपका ऑप्शन दे रहा है कि मानस मंथन, ब्रेनस्टॉर्मिंग, समीक्षा करना, पुनरावृत्ति अथवा संपादन करना। तो देखिए ऑप्शन में जो दे रहा है यहाँ पे मानस मंथन कर सकती है। मान लीजिए अगर कुछ लिखा रही है, बच्चों को कुछ क्रिया करवा रही है, तो उससे वो मानस मंथन कर सकती है, पूछ भी सकती है, लेकिन समीक्षा नहीं करेगी, दोहराएगी नहीं, और कोई संपादन यहाँ नहीं कर रही है। इसलिए आपका राइट ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यहाँ आप लोग व्याख्या देखिए क्या बोल रहा है कि कक्षा 4 की अध्यापिका प्रक्रिया के आधारित लेखन का उपागम का प्रयोग कर रही है। लेखन पूर्व गतिविधि के दौरान वह मानस मंथन युक्ति का अनुसरण कर सकती है। मानस मंथन ब्रेनस्टॉर्मिंग यह शिक्षण की ऐसी विधि है जिसमें अधिगमकर्ता के मस्तिष्क में किसी समस्या के समाधान हेतु विचारों या समाधान का स्फुटन किया जा सकता है। मानस मंथन ये होता है कि ये एक ऐसी शिक्षण विधि है, जैसे कोई बच्चा है सीख रहा है, तो उसके मस्तिष्क में जो समस्या है तो उसके समाधान के लिए आपके मानस मंथन का प्रयोग किया जा सकता है। चलिए अब नेक्स्ट पर चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि कक्षा 3 की अध्यापिका अपने विद्यार्थियों के साथ पठन बोध पर कार्य कर रही है। वह किस युक्ति का अनुसरण वह कर सकती है? अब कक्षा 3 की अध्यापिका है, अपने विद्यार्थियों के साथ पठन बोध का कार्य कर रही हैं, वह किस युक्ति का अनुसरण कर सकती हैं? पाठ में पढ़े गए कठिन शब्दों का श्रुतलेख करवाना। ये ऑप्शन अगर कहीं कठिन दिखे तो ये आपका कट जाता है। फिर आपसे क्या पूछ रहा है कि पढ़ी गई पाठ्य सामग्री पर आधारित प्रश्न पूछना। ये कहीं हद तक सही लग रहा है। पहले चलिए नेक्स्ट पढ़ के देखते हैं कि पढ़ी गई पाठ्य सामग्री में आए कठिन शब्दों के अर्थ को याद करना। देखिए अगर कहीं आपको दोहराना, याद करना या कठिन शब्द या केवल ये सारे आपके कुछ कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो निगेटिव वर्ड होते हैं, तो आपका ऑप्शन ये भी कट गया, थर्ड वाला भी कट गया। अब क्या फोर्थ में क्या बोल रहे हैं कि पाठ्य सामग्री पढ़ने के दौरान सामने आ रहे संज्ञा शब्दों को रेखांकित करने के लिए कहना। ये बात भी आपका गलत नहीं है, लेकिन ये पूछ रही है
आपसे क्वेश्चन में यही पूछी है कि कक्षा 3 की अध्यापिका अपने विद्यार्थियों के साथ पठन बोध पर कार्य कर रही है, वह किस युक्ति का अनुसरण कर सकती है? तो पढ़ी गई पाठ्य सामग्री के आधारित वो प्रश्न पूछ सकती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा उसका व्याख्या भी देख लीजिए कि कक्षा 3 की अध्यापिका अपने विद्यार्थियों के साथ पठन बोध पर कार्य कर रही है, वह पढ़ी गई पाठ्य सामग्री के आधारित प्रश्न पूछना युक्ति का अनुसरण कर रही है। चलिए यहाँ तक क्लियर हुआ। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि एक पठन संबंधी गतिविधि है जिसमें शिक्षार्थी पाठ्य सामग्री के विभिन्न हिस्सों को सुनते और पढ़ते हैं, तत्पश्चात कार्य को पूरा करने के लिए सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। यह क्या कहलाएगा? ऑप्शन में दे रहा है प्रवाह के साथ श्रुतलेख, डंब सिराड अथवा मूक अभिनय अथवा जिगशा श्रुतलेख। तो देखिए आपसे क्वेश्चन में ये पूछी है कि एक पठन संबंधी गतिविधि है जिसमें आप शिक्षार्थी पाठ्य सामग्री के विभिन्न हिस्सों को सुनते और पढ़ते हैं, तत्पश्चात कार्य को पूरा करने के लिए सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। यह क्या कहलाएगी? तो ये कहलाएगी, देखिए आपको ऑप्शन में दे रहा है प्रवाह के साथ पाठ्य सामग्री। तो ये कहाँ बोल रहा है कि प्रवाह के साथ पढ़िए आप पाठ्य सामग्री को। प्रवाह के साथ सुनना, ये बात भी आदान प्रदान में नहीं हो रहा है। मूक अभिनय, एकदम शांत रहना, वो आपका मूक अभिनय कहलाता है। लेकिन यहाँ पे जो आपको आदान प्रदान होता है वो आपका कहाँ आता है? तो आपका जिगसा श्रुतलेख में आता है। कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों को। अगर क्वेश्चन कहीं से भी आए, एक पठन संबंधी गतिविधि जिसमें शिक्षार्थी जो है पाठ्य सामग्री के विभिन्न हिस्सों को सुनते हैं, पढ़ते हैं, तत्पश्चात कार्य को पूरा करने के लिए सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, यह आपका जिगसा श्रुतलेख कहलाएगी। चलिए अब नेक्स्ट पर चलते हैं। यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं। एक पठन संबंधी गतिविधि है जिसमें शिक्षार्थी पाठ्य सामग्री के विभिन्न हिस्सों को सुनते हैं, पढ़ते हैं, तत्पश्चात कार्य को पूरा करने के लिए सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, यह जिगसा श्रुतलेख कहलाएगी। आप चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रम निपुण भारत मिशन का मुख्य केंद्र भाषा में बुनियादी कौशल को मजबूत करना है। इसका पूरा नाम क्या है? यहाँ पे आप लोग ऑप्शन में देख सकते हैं, नेशनल इंटरवेंशन फॉर प्रोफिशिएंसी इन अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। फिर ऑप्शन में दे रहा है, देखिए आपका ये जो दे रहा है ये बात नहीं है, ये गलत आंसर है। फिर दे रहा है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। ऑप्शन थर्ड बोल रहा है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर प्रोफिशिएंसी इन अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। फोर्थ ऑप्शन बोल रहा है नेशनल इंटरवेंशन फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी। तो आपका ये तीनों ऑप्शन गलत है, आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आपका फुल फॉर्म पूछा है आपसे निपुण भारत का, तो क्या हो जाएगा आप लोगों का? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पे आप लोग देख भी सकते हैं कि भारत सरकार द्वारा शुरू की गई कार्यक्रम निपुण भारत मिशन का मुख्य केंद्र भाषा में बुनियादी कौशलों को मजबूत करना है। इसका पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पे 24 आपका क्वेश्चन है, एक शिक्षार्थी ने अध्यापक द्वारा दिए गए भाषा कार्य को अपनी सहपाठी या वयस्क की मदद से पूरा करना है। वह इस कार्य को बिना मदद के किस सीमा तक कर सकती है और कितना अपने वयस्क या अधिक सक्षम सहपाठी की मदद से कर सकती है? इन दोनों के बीच की संभाव्यता अंतराल को क्या कहा जाएगा? बता रहा है कि भाषा आपका अर्जन उपकरण,
आरंभिक साक्षरता, सादृशिक अथवा निकष्ट विकास का क्षेत्र। तो आपसे ये पूछ रहा है ना कि इन दोनों के बीच की संभाव्यता अंतराल क्या कहा जाएगा, तो आपका भाषा अर्जन उपकरण यहाँ पर नहीं होगा, आरंभिक साक्षरता भी नहीं होगी, सादृशीकरण भी यहाँ पे नहीं होगा। क्या होगा आप लोगों का संभाव्यता अंतराल, इन दोनों के बीच की संभाव्यता अंतराल को निकष्ट विकास का क्षेत्र कहा जाएगा, इसलिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, फोर्थ। चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं, यहाँ पे आप लोग एक्सप्लेनेशन भी देखते चलिए। एक शिक्षार्थी ने अध्यापक द्वारा दिए गए भाषा कार्य अपने सहपाठी या वयस्क की मदद से पूरा करना है। वह इस कार्य को बिना मदद के किस सीमा तक कर सकती है और कितना अपने वयस्क से या अधिक सक्षम सहपाठी की मदद लेकर कर सकती है। इन दोनों के बीच की संभाव्यता अंतराल को निकष्ट विकास का क्षेत्र कहा जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि मुद्रित समृद्ध परिवेश का सृजन भाषा अधिगम में मदद करता है। कक्षा में इस प्रकार का परिवेश सृजित करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए। बोल रहा है कि मुद्रित समृद्ध परिवेश है, परिवेश का सृजन भाषा अधिगम के मदद में करता है। कक्षा में इस प्रकार की परिवेश सृजित करने के लिए अध्यापक को क्या क्या करना चाहिए। ऑप्शन में आप लोगों को क्या दे रहा है कि विद्यार्थियों को पुस्तकें व अन्य पाठ्य सामग्री पढ़ने के लिए अवसर देने चाहिए। ऑप्शन में दे रहा है कि विद्यार्थियों को मुद्रित हस्तलेख सीखने में मदद करनी चाहिए, विद्यार्थियों को हस्त मुद्रण सीखने में मदद करनी चाहिए और अपरिचित मुद्रित पाठ्य सामग्री के लिए नए शब्द सीखने के लिए कहना चाहिए। देखिए ये जो प्रश्न पूछा है आप लोगों से सृजन करने के लिए बोल रहा है ना, तो आप लोगों का लिखना जो होता है ना कहीं से भी सृजित करने के लिए सृजन में नहीं आता है, इसलिए आपका ये तीनों ऑप्शन गलत हो जाएगा। आपका क्या अपरिचित मुद्रित पाठ्य सामग्री के लिए नए शब्द सीखने के लिए कहना, ये बात गलत है। वो बोल रहा है कि विद्यार्थियों को पुस्तकें व अन्य पाठ्य सामग्री पढ़ने को अवसर देना चाहिए, ये आपका पॉजिटिव वर्ड है, इसलिए पॉजिटिव वर्ड आपका सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट पे चलें। यहाँ पर आप लोग ऑप्शन में थोड़ा सा जो व्याख्या देता है वो पढ़ लीजिए कि मुद्रित समृद्ध परिवेश का सृजन भाषा अधिगम में मदद करता है। कक्षा में इस प्रकार का परिवेश सृजित करने के लिए अध्यापक को विद्यार्थियों को पुस्तकें व अन्य पाठ्य सामग्री पढ़ने के अवसर को देना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में कौन सा क्रम प्रथम भाषा अर्जन के चरणों का सही क्रम है। बबलाना हुआ, दो शब्दीय वाक्य चरण, एक शब्दीय वाक्य चरण अथवा संक्षिप्त वाक्य चरण। ऑप्शन में फिर दे रहा है कि बबलाना एक शब्दीय वाक्य चरण, दो शब्दीय वाक्य चरण, संक्षिप्त वाक्य चरण, एक शब्दीय वाक्य चरण, बबलाना दो शब्दीय वाक्य चरण अथवा संक्षिप्त वाक्य चरण। ऑप्शन में फोर्थ दे रहा है एक शब्दीय वाक्य चरण, दो शब्दीय वाक्य चरण अथवा बबलाना संक्षिप्त वाक्य चरण। तो देखिए बबलाना एक शब्दीय वाक्य चरण, दो शब्दीय वाक्य चरण, संक्षिप्त वाक्य चरण, ये गलत दिया है आपको। फिर आपको एक शब्दीय बबलाना आया ही नहीं, पहले ही एक शब्दीय वाक्य चरण, ये भी आपका गलत हो गया। ये दोनों इसलिए गलत हो गया कि बबलाना पहले नहीं दिया, यहाँ पे बबलाना दे के एक शब्दीय वाक्य चरण, फिर दो शब्दीय वाक्य चरण, फिर आपका संक्षिप्त वाक्य चरण किया है। तो देखिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ना यहाँ पे ए फर्स्ट ऑप्शन है। कैसे? बबलाना पहले दो शब्दीय वाक्य चरण, फिर एक शब्द वाक्य चरण, फिर चरण संक्षिप्त वाक्य चरण। आपका राइट ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। व्याख्या जो दिया है कि यह प्रथम भाषा अर्जन का चरण का सही क्रम है। बबलाना दो शब्दीय वाक्य चरण, एक शब्दीय वाक्य चरण, फिर संक्षिप्त वाक्य चरण, फिर भाषा अर्जन का सिद्धांत। देखिए नाम चौमस्की जी ने दिया है, प्रथम भाषा प्राकृत रूप से अर्जित की जाती है और 6 से 10 महीनों में शिशु जो होता है वो बड़बड़ाना शुरू कर देता है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। यह विचार कि मनुष्य का सहजात भाषा अर्जन उपकरण को के साथ जन्म लेते हैं किसके द्वारा प्रतिपादित है।
देखिए, अगर कभी भी ना ऑप्शन देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप लोगों को भाषा अर्जन दे रहा है तो भाषा अर्जन आपके नॉम चॉम्स्की जी ने दिया है, तो ये सहजाद भाषा अर्जन रहेगा ना। तो आपका कीवर्ड है कि आपके नॉम चॉम्स्की होंगे। अगर सामाजिक दे रहा है तो आपके हो जाएंगे वायगोत्स्की। अगर जीन पियाजे को पूछ रहा है तो संज्ञानात्मक, तो इन लोगों का कीवर्ड ऐसे ही मिल जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट पे देखते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों को थोड़ा सा व्याख्या भी दिया है कि यह विचार के मनुष्य की सहजात भाषा अर्जन के उपकरण के साथ जन्म लेते हैं। यह कथन आपके नॉम चॉम्स्की द्वारा प्रतिपादित है। नॉम चॉम्स्की को भाषा विकास का जनक माना जाता है। चॉम्स्की के अनुसार बालकों में भाषा अधिग्रहण यंत्र एलईडी होता है, जिसकी सहायता से वह किसी भाषा को तीव्र गति से सीख लेता है। जो भाषा अधिग्रहण होता है उसे एलईडी कहा जाता है। चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नए शब्द समझती है और उनका प्रयोग भी करती है। रूब्रिक किसका आकलन, या रूब्रिक जो है किसका आकलन करेगा? ऑप्शन में दे रहा है उच्चारण का, व्याकरण का, प्रवाह का, अथवा शब्द भंडार का। तो जो नए शब्द का समझ रही है, उनका प्रयोग करती है, यह रूब्रिक आपका आकलन करेगा आपके शब्द भंडार का। चलिए अब नेक्स्ट पे देखते हैं। यहाँ पे आप लोग व्याख्या भी देखते चलेंगे कि नए शब्द समझती है, उनका प्रयोग करती है, यह रूब्रिक शब्द भंडार का आकलन करेगा। बालक प्रथम अवस्था में निरर्थक शब्द का प्रयोग करते हैं। शब्द बोलने में बालक को एक समस्या उच्चारण की होती है। शुरू में बालक अनुकरण से ही उच्चारण को सीखता है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि बच्चों के वाचन के कौशल के आकलन हेतु प्रयुक्त नहीं की जानी चाहिए? ऑप्शन में दे रहा है पढ़े गए पाठ से शब्द का अर्थ बताओ। आप जिन परिधान को बहुत अधिक पसंद करती हैं उसके बारे में बताओ। आप अपने आप को 4 से 5 वाक्यों में परिचय दो और दिखाए जा रहे चित्र का 3 वाक्यों में वर्णन करिए। तो देखिए ये बात भी सही है, ये जो ऑप्शन में दे रहा है ना कि आप जिन परिधान को बहुत अधिक पसंद करती हैं उनके बारे में बताइए, तो ये भी बच्चों में क्रिएटिविटी पैदा करेगा। बच्चे खुद से बताएंगे ना। यहाँ पे अपने आप को 4-5 वाक्यों में परिचय दीजिए, तो ये भी यहाँ पे बच्चे का क्रिएटिविटी होगा खुद का। दिखाए जा रहे चित्रों का 3 वाक्यों में वर्णन करो। वर्णन करना भी आपकी क्रिएटिविटी में आता है। लेकिन जो बोल रहा है कि पढ़े गए पाठ से शब्दों का अर्थ बताओ, तो पढ़ा हुआ पाठ आपके सीडीपी में चाहे पेडागोजी में ऐसा वर्ड जो होता है निगेटिव वर्ड माना गया है, इसलिए आपका ये चीज़ कौशल हेतु आकलन में प्रयुक्त नहीं होनी चाहिए। इसलिए आपका फर्स्ट ऑप्शन ही यहाँ पे सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे आप लोग व्याख्या भी देख सकते हैं कि बच्चों के वाचन कौशल के आकलन हेतु पढ़े गए पाठ से शब्दों के अर्थ बताना उपयुक्त नहीं होता। बच्चों के किसी पाठ से शब्दों का अर्थ बताना कठिन कौशल होता है, इसीलिए उनको अर्थ का कौशल नहीं दिया जाता है। आपका लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, वह कौन सा भाषा विकार है जिसमें व्यक्ति उचित तरीके और उचित क्रम से शब्द नहीं रख पाता है? यह भाषा बोलने और समझने के तरीके को प्रभावित करता है। देखिए आपका जो दे रहा है ना, वह कौन सा भाषा विकार है जिसमें व्यक्ति जो है उचित तरीके से उचित क्रम से शब्द नहीं रख पा रहा है, या भाषा बोलने और तरीके को प्रभावित करता है। डिस्प्रेक्सिया ये तो बिल्कुल नहीं होगा। डिस्थीरिया ये भी नहीं होगा। डिस्फ्रेजिया है। डिस्कैल्कुलिया आपके गणित संबंधी। और अगर आप लोगों को इन सब में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होगी ना, तो अपने प्लेलिस्ट में मैंने ये वीडियो डाल रखी है और पूरा अच्छे से विस्तार में समझा रखी है। तो अगर आप लोग को इसमें थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो रही है तो बिल्कुल इजी वे में सिखाया है। अगर आप लोगों को देखना होगा तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट पे चलिए, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग
यहाँ पे थोड़ा सा व्याख्या भी दे दिया है कि डिस्फ्रेजिया वह भाषा विकार है जिसमें व्यक्ति उचित तरीके और उचित क्रम से शब्द नहीं रख पाता है, वह क्या होता है आपका डिस्फ्रेजिया। यह भाषा बोलने और समझने के तरीके को प्रभावित करता है। डिस्प्रेक्सिया दिमाग से संबंधित मनोविकार है। डिस्कैलकुलिया गणितीय संबंधी। डिस्थीरिया एक भाषण ध्वनि विकार है। आई होप कि आप सभी को क्लास बढ़िया लगा हो, और हाँ, अगर आप लोगों को सच में क्लास बढ़िया लगा करे ना तो एक प्यारा सा कमेंट तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दिया करिए। आप लोगों के मोटिवेशन से, आप लोगों के कमेंट से, लाइक से थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। तो सभी को मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।